कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका विदेशी क्षेत्र यानी फॉरेन सेक्टर जो मैं आपका इकोनॉमी में क्लासेस लेके आया था, मतलब क्लास लेके आया था टॉपिक, उसका अंतिम टॉपिक है और ये वीडियो दो भागों में जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, बहुत मतलब अपने आप में ये कह सकते हो कि आनंद जिससे आपको आए उस टाइप का इससे क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत अंतिम टॉपिक है WTO। अब देखो, इससे आपको दो फायदे हैं। कई बार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से लेके क्वेश्चन आता है। अब हम एक ही जगह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं पढ़ेंगे, हमने तीन टॉपिक यहाँ कवर कर दिए। कौन कौन से? पहला IMF, दूसरा विश्व बैंक और तीसरा WTO यहाँ कवर हो जाएगा। UNO हो गया, सार्क है, आसियान है, ये आपका पॉलिटी में कवर होता है, ठीक है। यानी इस तरीके के टॉपिक, बाकी जो विविध टाइप के हैं वो हम लोग अलग से कवर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपकी बहुत लेंदी नहीं होगी बच्चों, क्योंकि ये आपका 2 सेशन में है। मतलब ये वीडियो अगर देखा जाए, ये टॉपिक क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम लोग, कई लोग क्या पढ़ते हैं, भाई WTO इतने में बना, इसका पुराना रूप है, इसका नया रूप है, इसका ये काम है। इतने से काम नहीं बनता। जब आपकी लंका लगनी होती है, लंका लगने का मतलब जब आपको एग्जामिनेशन हॉल पे क्वेश्चन फंसाने वाला, पूछने वाला होता है, तब यही टॉपिक ऐसे होते हैं जो आने वाले जिस क्वेश्चन की आप उम्मीद करते हो उसी को घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ आप इसको पढ़ोगे तो आपका ये बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। जो टॉपिक जिस दिन पढ़ते हो उसी दिन उसका क्या हो जाना चाहिए, आपका सही तरीके से तैयारी हो जानी चाहिए, यानी कंप्लीट उसको कर लेना है, ठीक है। देखना, ये बच्चों सबसे पहला इसकी जो स्थापना हुई है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1995 में बनाया गया था। 1995 में एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं मराकेश समझौता, ठीक है। कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मराकेश समझौते के अंतर्गत स्थापित हुआ था? समझौते के अंतर्गत, ठीक है। मराकेश समझौते के अंतर्गत कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया था? तो आपका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। तो ये क्या है, मतलब इससे पहले देखना बच्चों, 1995 से, इसका ये मतलब नहीं कि 1995 से पहले विश्व में व्यापार को देखने या करने के लिए कोई संस्था नहीं था, ऐसा नहीं है। ये इससे पहले एक दूसरे नाम से जाना जाता था, इसका दूसरा रूप था गैट, ठीक है। GATT। कई बार UPSC ने इस पे गैट का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसको फुल फॉर्म लिखो, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार व प्रशुल्क। प्रशुल्क मतलब टैरिफ, ठीक है, पर सामान्य समझौता। अभी सब पर सामान्य समझौता, ये प्रशुल्क क्या होता है अभी समझाऊंगा, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो बिना समझाए आपको हवा में आगे बढ़ा दूं, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें व्यापार तो आप समझते हो, प्रशुल्क नहीं समझते हो, टैरिफ अभी समझाऊंगा। देखो, ये जो था बच्चों WTO, ये गैट का नया रूप था, यानी जो गैट है, व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, इसी का रूपांतरित रूप था, ठीक है। यानी का सामान्य समझौता, गैट का, ऐसे देखो, गैट का रूपांतरित रूप, यानी ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको। रूपांतरित रूप क्या था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर क्वेश्चन पूछता है मराकेश समझौते के अंदर किस संस्था का गठन होगा? WTO। कौन सी संस्था गैट के नए रूप में, गैट के रूपांतरित रूप में दिखने को मिलती है? WTO। जो एक गैट था बच्चों, 1948 का एक एग्रीमेंट था, 1948 में स्थापित हुआ था, इसको बनाया गया था। ये क्या था? व्यापार व प्रशुल्क पर एक सामान्य समझौता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्र या जो मुख्य मतलब राष्ट्र हैं वो सामने आए। उन्होंने कहा अब चलो युद्ध वगैरह तो हो गया, IMF भी बना दिया हमने, फंड वगैरह करेगा, वर्ल्ड बैंक भी अस्तित्व में आ ही रहा था धीरे धीरे। तो कहा यार, व्यापार को अगर करना है तो हम व्यापार के क्या नियम बनाएं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यापार करेगा तो कुछ। तो इन लोगों ने एक जनरल समझौता कर दिया है जिसको गैट बोलते हैं, यानी व्यापार व प्रशुल्क पर एक सामान्य समझौता था। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एक नॉर्मल इनका एग्रीमेंट था, ये चीजें होंगी, ऐसा होंगी, ये करेंगे राष्ट्र, वो करेंगे, इस टाइप का एक नॉर्मल एग्रीमेंट बना दिया। जिस राष्ट्र को मानना था उसने वो माना, ठीक है। तो गैट क्या है? अपने आप में व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1948, इसी का नया रूप क्या आया? WTO, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में, इसका पहला पॉइंट लिख लो, इसको सेकंड लिख लो, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना होती है बच्चों, थर्ड, ठीक है, इसके सदस्य जो होते हैं,
इसमें वर्तमान में 164 मेंबर हैं, यानी 164वां सदस्य इसका अफगानिस्तान बना था बहुत पहले 2015-16 के आसपास कहीं बना होगा। तो इसके सदस्य जो है 164 इसमें मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, अब जो क्वेश्चन आता है फोर्थ पॉइंट, वो कार्य से आता है, मुख्य कार्य, यानी आखिर WTO का कार्य के जहां फंसाना होगा वो इसी पॉइंट पे फंसाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो रटा रटाया है ना, ये तो आप ल्यूसेंट पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, किसी भी किताब को पढ़ो या किसी जगह से पढ़ो, आपको ये समझाएगा। कार्य कहां पे फंसाता है, वो जो चीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है बच्चों, पहला इसका कार्य क्या है, सदस्य राष्ट्रों के मध्य, यानी जो 164 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, इनके मध्य एक उदारीकृत मतलब लिबरल, यानी जो व्यापार करने में जो आसानी हो, ढील दी जाए जिसके अंदर। ठीक है, यानी सदस्य राष्ट्रों के मध्य उदारीकृत व उचित व्यापार को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो पहला इसमें कार्य लिखोगे, सदस्य राष्ट्रों के मध्य, पूरा लिखना, सदस्य राष्ट्रों के मध्य, सदस्य राष्ट्रों के मध्य उदारीकृत, उदारीकृत को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, उदारीकृत मतलब लिबरल, उदारीकृत व उचित व्यापार, उचित व्यापार सुनिश्चित करना। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण काम इसका क्या है, जो भी इसके मेंबर हैं उसको मेंबर्स के साथ लिबरल मतलब बहुत आसानी से, ताकि व्यापार हो सके, व्यापार के नियम बहुत कठिन ना हो, बहुत टफ नहीं हो, इस चीज के लिए काम करता है। और ये उदारीकृत के लिए करता है बच्चों, इसके ब्रैकेट में लिखना मुक्त नहीं, ब्रैकेट में लिखना मुक्त नहीं। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है और उसमें यह लिख दिया कि WTO का मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार और उचित व्यापार को सुनिश्चित करना, तो गलत हो जाएगा। मुक्त नहीं, मुक्त मतलब फ्री ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड मतलब कोई बंदिश नहीं है, आप कोई भी किसी के साथ व्यापार कर सकते हैं, ऐसा नहीं करता है। ये कहता है कि आप व्यापार करो, ठीक है, उसके कुछ नियम होंगे, नियम जटिल नहीं होने चाहिए। सदस्य राष्ट्रों से कहता है कि अगर आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हो, दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार कर रहे हो, बहुत टफ नियम मत बनाना। टफ नियम किस चीज में, आपने सीमा लगा दी, आपने कहा कि ए राष्ट्र है, बी से व्यापार कर रहा, बी भाई तो एक काम करना, अपने देश से हमारे वहां इतना ही सामान बेचेगा, यानी आपने कोटा निश्चित कर दिया, ऐसा नहीं कहता है। ठीक है, मतलब ऐसा कहता है ऐसे, मतलब वो मत करना, परेशान मत करना, या आपने टैक्स लगा दिया उसके व्यापार पे। अगर बी राष्ट्र ने ए को सामान भेजा, ए को सामान भेजता है, तो उस पर अगर टैक्स लगा दिया बी राष्ट्र के सामान पे, तो उसके देश में महंगी हो जाएगी, महंगी होगी तो चीजें कम बिकेंगी। तो ये क्या कहता है, हम चीजों को उदारीकृत करेंगे, हम मुक्त नहीं करेंगे। मुक्त क्या मतलब फ्री ट्रेड करते रहो भाई, जिसको जितना भेजना है भेजो, जो टैक्स लगाना है लगाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ ये करोगे, आप उदारीकृत व्यापारिक व्यवस्था बनाओगे, आप फ्री ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मुख्य कार्य क्या है, सदस्य राष्ट्रों के मध्य उदारीकृत व उचित व्यापार को सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब क्या हम ये माने कि जो WTO है वो जो टैरिफ होते हैं, प्रशुल्क होते हैं, उसको शून्य करने की मांग करता है, या जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, यानी जो NTBs या NTMS होते हैं, नॉन टैरिफ अपने आप में मेजर्स होते हैं, उसको शून्य करने की मांग करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो है यहां से आपकी कहानी शुरू होती है, जो आपको समझने वाली चीज है। ठीक है, अब मैंने एक लाइन लिखी था, ध्यान से देखना मैंने क्या कहा, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है देखना। ये मुख्य रूप से क्या काम करता है, देखो, ये उदारीकृत वो उचित व्यापार को सुनिश्चित करता है। मैंने लिखा कि मुक्त व्यापार नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो अब यहां से याद रखना, इस संदर्भ में पूरा लिखना आप नीचे से, इस संदर्भ में यह प्रशुल्कों को शून्य करना, प्रशुल्कों, अब आगे समझाने का टाइम, ठीक है, प्रशुल्कों को शून्य करने की मांग नहीं करता। प्रशुल्कों को, इस संदर्भ में यह प्रशुल्कों को शून्य करने की मांग नहीं करता, करने की मांग नहीं करता। इस संदर्भ में यह प्रशुल्कों को शून्य करने की मांग नहीं करता। ध्यान रखना, जो प्रशुल्क होते हैं बच्चों, जो टैरिफ्स होते हैं, उनको शून्य करने की मांग ये नहीं करता। लेकिन, पूरा लिखना, लेकिन NTBS यानी नॉन टैरिफ बैरियर और NTMS यानी नॉन टैरिफ मेजर्स को शून्य करने की मांग करता है। ठीक है, लेकिन अब समझाऊंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन NTBs नॉन टैरिफ बैरियर, NTBS, ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर वो या नॉन टैरिफ मेजर NTMS को शून्य करने की मांग करता है। ये लाइन आपको बेहोश कर देगी, अब समझाऊंगा। ठीक है, करने की मांग करता, इसको मैं पूरा समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना।
अब बताओ आपको ये क्या कह रहे हैं, इसने क्या कहा, हम सदस्य राष्ट्र से कहेंगे कि आप उदारीकृत व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं, उचित व्यापार करो, लेकिन आप मुक्त व्यापार मत करो। अब यहां पे आया इस संदर्भ में प्रशुल्क को शून्य करने की मांग नहीं करता। अब क्या होता है प्रशुल्क, ठीक है। अब आपको जैसे इस लाइन को लिखा, अब आप जैसे पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको प्रशुल्क को इंग्लिश में बोलते हैं टैरिफ, तो आप इसके ब्रैकेट में लिख लो प्रशुल्क होता क्या है, ताकि उसको आप समझ जाओगे ना। प्रशुल्क किसको कहते हैं बच्चों, देखो मैं आपको समझाता हूँ प्रशुल्क का मतलब क्या होता है। टैरिफ, ठीक है। टैरिफ क्या होता है, जब आप किसी देश के साथ व्यापार करोगे, एक देश ए है, एक देश बी है, ठीक है। ए ने बी के साथ व्यापार किया और बी ने ए के साथ व्यापार किया। जब ए का सामान बी के देश में जाएगा, ए का सामान बी के देश में जाएगा, सामान जाए या सेवा जाए, ठीक है, तो क्या बी उस पर टैक्स नहीं लगाएगा क्या, उस बाउंड्री से अंदर आने पे। जैसे आपने 10 रुपए का सामान लिया, बी ने कहा, ए ने क्या भेजा, ₹1.10 का कोई सामान भेज दिया, किसको, ए ने ₹10 का कोई वस्तु की वस्तु बी को भेजी, बी मतलब देश है, ठीक है, बी को भेजी। बी ने कहा भाई आपने सामान तो भेज दिया, हम इस पर 20% टैक्स लगा देंगे। बी ने उस वस्तु पर 20% टैक्स लगा दिया, टैक्स। तो ये 20% टैक्स है ना बच्चों, इसी को प्रशुल्क बोलते हैं। अर्थात जब आप एक राष्ट्र के साथ व्यापार करते हो तो उसकी वस्तुओं और सेवाओं को जब आप अपने देश में आता है तो उस समय आप उसकी वस्तु और सेवा पर जो टैक्स लगाते हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात आयात व निर्यात, एक्सपोर्ट व इंपोर्ट पे लगने वाला टैक्स ही क्या कहलाता है, टैरिफ कहलाता है। ये कुछ नहीं है, ये अपने आप में एक टैक्स है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आयात व निर्यात पे लगता है। तो सिंपल सा बात है, आयात और निर्यात पे लगाया जाता है, यानी आप कोई चीज आयात कर रहे हो या निर्यात कर रहे हो, पर जो टैक्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रशुल्क बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। तो समझ गए, WTO क्या कह रहा है, प्रशुल्कों को शून्य करने की मांग नहीं करता। यानी ये देश सदस्य राष्ट्रों से ये नहीं कहता कि भाई आप एक देश से दूसरे देश में सामान भेजो तो आप टैक्स लगाओ ही मत, ऐसा नहीं कहता। आप प्रशुल्क लगाओ, उदारीकृत रखो। अब यार आप किसी ने 100 रुपए का सामान भेजा, आपने उस पर 100% टैक्स लगा दिया, वो 100 रुपए का सामान 100 रुपए टैक्स लगा के 200 रुपए का हो गया। अब आपके देश की जनता बेवकूफ तो नहीं है कि 200 रुपए का सामान खरीदेगी अपने देश में, जो आपके देश में और भी सस्ता मिल रहा, तो दूसरे देश को व्यापारिक घाटा हो सकता है। आपने व्यापार किया, आपने उसके उसमें बहुत बड़ा प्रशुल्क लगा दिया, तो उसकी चीज महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो आपके देश में उसका सामान नहीं बिकेगा, आपके देश में सामान नहीं बिकेगा तो आपकी घरेलू चीजों का सामान बिकेगा। तो आपने कहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उदारीकृत व्यापारिक व्यवस्था की। हालांकि ये सब उसने वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और उसके जो पिछड़ग्गू देश हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई हुई, क्योंकि ये संगठन भी उन्हीं की क्या है, अपने आप में नस्ल का है, ठीक है। तो देखो प्रशुल्क मतलब क्या होता है, आप लोग इजीली क्या हो गए, समझ गए, ठीक है। प्रशुल्क का अर्थ आप लोगों को समझ आ गया। दूसरा क्या है, लेकिन एनटीबीज व एनटीएमएस, इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, यानी गैर प्रशुल्क बाधाएं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर प्रशुल्क बाधाएं, देखो, को शून्य करने की मांग करते हैं। दोनों एक ही चीज है, एनटीएमएस या एनटीबी एक ही चीज है। नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं या नॉन टैरिफ बैरियर, गैर प्रशुल्क बाधाएं। अब देखो प्रशुल्क क्या होता है, आयात और निर्यात पे लगने वाला टैक्स है, ठीक है। जो एक देश दूसरे देश पे टैक्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं, अपने आप में प्रशुल्क बोलते हैं। लेकिन उसको तो ये कहते हैं कि शून्य मत करो, आपको जो लगाना है उचित लगाओ, उल्टा सुल्टा रेट मत लगाओ कि आप दूसरे देश, आप एक तो व्यापार कर रहे हो उसकी चीजों में इतना आपने प्रशुल्क टैरिफ लगा दिया कि उसकी चीज इतनी महंगी होगी कि आपके देश में बिकी नहीं रही है। ये कहता है कि वो तो चलो आप शून्य मत करो जो लगाना है, लेकिन ये कहता है इसको आप शून्य करो। अब क्या होता है, इसको भी समझना है। ये आ गया NTBS, ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये क्या होता है फिर आखिर, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, देखो कई देश बहाने बनाते हैं कि यार भाई हमें टैक्स लगाना है। अब उनको, अब WTO के मेंबर हैं, अब WTO के मेंबर है तो उल्टे सुल्टे नियम भी नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि आपने 100% प्रशुल्क तो लगा नहीं सकते ना, आप मेंबर भी तो हो, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। वो कहता है कि उतना लगाओ जितना वाजिब है।
अब उल्टे सुल्टे टैक्स लगा दिए, दूसरे देश का सामान ही नहीं बिक रहा, जैसे भारत है, चाइना से कई भारत का सामान चाइना से आयात होता है। भारत चाहे तो चाइनीज आइटम पे बहुत बड़ा प्रशुल्क लगा सकता है, बहुत ज़्यादा, तो चाइना का सामान महंगा हो जाएगा। अब चाइना का सामान महंगा हो जाएगा तो चाइना पे तो आप बहुत हद तक डिपेंड हो कि आप चाइना को भी तो सामान भेजते हो, चाइना भी तो आपका व्यापारिक साझेदार है, वो भी आपके सामान पे बहुत बड़ा प्रशुल्क लगा देगा, तो आपके देश में भी तो इकोनॉमी डंप कर जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े सोच समझ के किया जाता है, जो बड़े सेंसिटिव चीज़ है, ठीक है। तो प्रशुल्क WTO कहते हैं कि आप जीरो मत करो, आप लगाओ लेकिन वाजिब लगाओ, मतलब होता है ना ठीक ठाक रेट लगा लो वाली बात, लेकिन ये कहता है कि आप इसको जीरो करो। ये क्या है, अब देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ ये क्या चीज होती है, बिना समझे नहीं होगा। NTBs का मतलब नॉन टैरिफ बैरियर। कई देश क्या कहते हैं, इनको पता है कि प्रशुल्क के मामले में तो हम फंस जाएंगे, अब वो बहाने ढूंढते हैं कि यार हम व्यापार तो कर रहे हैं, इसके देश का सामान अपने देश में आने से कैसे रोकें। रोकना तो पड़ता है, देखो विदेशी वस्तुओं से अपने देश के बाजार को कौन भरना चाहेगा, कोई नहीं भरना चाहता। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हो, ग्लोबलाइजेशन के दौर पे हो, आप अगर किसी संगठन के हिस्सा हो, तो आपको फिर अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसको तो फॉलो करना पड़ता है, वरना अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आपको जवाब भी तो देना पड़ेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से आप अलग थलग भी नहीं हो सकते हो। आपने कहा कि नहीं मेरे को WTO का मेंबर नहीं रहना है, मैं अलग थलग रहूंगा, पैदल कर देंगे आपको पूरे विश्व वाले। अकेले आप आत्मनिर्भर हो ही नहीं, आपके पास चीजें है ही नहीं, आपके साथ सारे लोगों ने व्यापार करना छोड़ दिया तो आप तो डंप हो जाओगे, आपके देश में तो इकोनॉमी धसाम करके गिर जाएगी। आज के दौर में कहना बहुत आसान है कि इसको छोड़ दो, इस संगठन को छोड़ दो, वास्तव में संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज पूरा विश्व एक हो चुका है। ग्लोबल मार्केट की हम कॉन्सेप्ट पे जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम विश्व से अलग नहीं रह सकते हैं, ठीक। अब जिन राष्ट्रों को बहाना चाहिए, प्रशुल्क तो जीरो नहीं कर सकते हैं, अब उनने कहा कि यार इसके सामान को अपने देश में आने से कैसे रोकें, मतलब किस तरीके से इसका सामान रोकें। वो NTBs का सहारा लेते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर। ये क्या होता है बच्चों, गैर प्रशुल्क बाधाएं, अर्थात वो टैक्स नहीं होंगी, टैक्स के मामले में नहीं रोकेंगे। वो क्या करेंगे, यार तेरे देश का सामान तो आ रहा है लेकिन इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई, गुणवत्ता अच्छी नहीं है, गुणवत्ता का बहाना बना दिया। कितने चालाक हैं देखो, कहेंगे भाई मजा नहीं आ रहा। जैसे भारत क्या यूरोपियन देशों में भारत ने बहुत सारा मैंगो भेजना शुरू किया, एक बार आम का भारत ने यहाँ से क्या किया, निर्यात करना शुरू किया। अब यूरोप के मार्केट ऐसे, वहाँ भी अच्छी खासी मात्रा में फ्रूट होते हैं, ठीक है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सदस्य हो तो भारत का सामान भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब भारत आपका एक्सेप्ट कर रहा है तो उनको लगा कि यार भारत के सामान को, आम को कैसे रोका जाए। क्या बहाना बनाया पता है, बोला दागी आम है, दाग लगा है, गुणवत्ता ठीक नहीं आम की, आप इसको वापस ले जाओ, हम नहीं लेंगे। ये नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैक्स का तो नहीं था कुछ, अब कैसे लगाते 100% टैक्स, फंस जाते, भारत भी उसके सामान पे 100% लगा देता तो दोनों का महंगा हो जाता, दोनों की सामान बर्बाद हो जाता, बिकता ही नहीं, कस्टमर क्यों खरीदेगा। अब कहा कि यार नॉन टैरिफ बैरियर का सहारा लेते हैं, बोला आम में दाग है भाई, मजा नहीं आया, इसको वापस करो, हम नहीं खरीदेंगे। तो बहाना चाहिए था, टैक्स का नहीं तो नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे बोल दिया कि गुणवत्ता अच्छी नहीं है इस चीज की, इसकी क्वालिटी में मजा नहीं आया, ये कर दिया, ठीक है। अब अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो अब उसके अलावा क्या करेंगे, स्वच्छता के मानक रख देंगे, बोलेंगे स्वच्छ नहीं है चीज, सफाई नहीं है इसमें, स्वच्छता के मानक। बोलेंगे इस वस्तु को बनाने में, इस सेवा को बनाने में स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया, इस मानक का अनदेखी की गई है, इसमें ये किया गया है, हम इस सामान को नहीं खरीदेंगे, वापस ले जाओ। ये इस तरीके से दूसरे देश के सामान को अपने मार्केट में आने से रोकना, जो टैक्स के इतर हों। आप टैरिफ का बहाना नहीं बना सकते हो, लेकिन आपने दूसरे बहाने ढूंढे कि कैसे इसके सामान को हम लोग अपने देश में आने से रोकें, ठीक है। इसी तरीके से आपने कह दिया कि यार इसकी पैकेजिंग सही नहीं है या उत्पाद का मानक सही नहीं है, जो उत्पाद आपने भेजा उत्पाद मानक सही नहीं है, इसकी पैकेजिंग सही नहीं है, कैसे भी, ठीक है, पैकेजिंग। या कहेंगे कि यार ये जो वस्तु का उत्पादन हुआ है पर्यावरण की अनदेखी की गई है, कैसे भी कहना है, ठीक है, पर्यावरण के बहाने, पर्यावरण के मानक सही नहीं है, पर्यावरण के मानक को अनदेखी, मतलब उस वस्तु को बनाने में पर्यावरण को नुकसान हुआ है, हम पर्यावरण के हितैषी हैं इसलिए हम भारत के सामान को नहीं गए। कुछ ही नहीं मिला, चाइल्ड लेबर। इस वस्तु को बनाने में बाल श्रम का प्रयोग किया गया है भारत ने, इस वस्तु को बनाने में बाल श्रम का प्रयोग किया है भारत ने, चाइल्ड लेबर का यूज किया। हम नहीं हैं कि हम ऐसे देश नहीं हैं कि हम जो चाइल्ड लेबर को प्रमोट करें, और भारत जैसा राष्ट्र चाइल्ड लेबर के नाम पे जो है अपनी वस्तुओं को बनाता है और हमें बेच रहा है, हम नहीं खरीदेंगे भारत का सामान। इनको बोलते हैं आदि, ठीक है, NTBS, नॉन टैरिफ बैरियर, अर्थात आप टैक्स के अलावा किसी और बहाने से अपने देश में चीजों को, सामान को आने से रोक रहे हैं, इसी को बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं गैर प्रशुल्क बाधाएं, अर्थात आयातक देश द्वारा निर्यात देश पर लगाया जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा, आयातक देश द्वारा
देश द्वारा निर्यातक देश पे, यानी जो अपने देश में मंगा रहा है वो लगाएगा, जिस देश ने उसके सामान को भेजा है निर्यातक देश पर। ये हो गया एनटीबीएस। तो आप समझ गए इसको क्या बोलते हैं, एनटीबीएस क्या होते हैं, आप इजीली समझ गए होंगे, गैर प्रशुल्क। तो डब्ल्यूटीओ क्या कह रहे हैं, आप कोई बात नहीं, आप टैक्स लगा लो जितना वाजिब है, हम शून्य करने की मांग नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको शून्य करो। आप इस बहाने से क्या करो, अपने आप में सामान रोक, अपने देश में आने से रोको मत। तो इजीली आप लोग समझ गए होंगे इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अब देखो बच्चों, डब्ल्यूटीओ एक और चीज कहता है, वो डंपिंग को अनुचित मानता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो, डब्ल्यूटीओ डंपिंग को अनुचित मानता है, ठीक है, लिखो डब्ल्यूटीओ डंपिंग को अनुचित मानता है। अभी बताता हूं क्या होता है डंपिंग, किसको बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूटीओ डंपिंग, डब्ल्यूटीओ डंपिंग को अनुचित मानता है, को अनुचित, ठीक है। वो कहता है कि नहीं, डंपिंग नहीं, अनुचित मानता है। वो ये कहता है कि भाई कोई भी राष्ट्र है दूसरे राष्ट्र के यहाँ डंपिंग नहीं करेगा, यानी डंपिंग को हिंदी में बोलते हैं राशिपातन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राशिपातन। और ये क्या कहता है, जो डंपिंग में एक राष्ट्र किसी वस्तु की कीमत, अभी डंपिंग क्या होती है, इसको राशिपातन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में राशिपातन। अब इसको क्या होता है डंपिंग, इसका मतलब होता है बच्चों, जब एक राष्ट्र किसी वस्तु की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू बाजार की तुलना में कम रखता है, इसी को डंपिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जब कोई राष्ट्र किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में घरेलू मार्केट से कम रखता है, घरेलू बाजार से कम रखता है, इसको बोलते हैं डंपिंग। सिंपल सी बात है, चाइना ने क्या किया, जैसे सपोज फोन बनाने शुरू की और सस्ते सस्ते फोन बनाने शुरू किए, और जैसे अगर उसके देश में 1000 रुपए का फोन उसके घर में बिक रहा है तो उसने 500 का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत रख दी। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत रख दी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गरीब देश है, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या अपने आप में भूटान ये सस्ते वस्ते देश, नेपाल वगैरह, भारत भी है उसमें, ठीक है, बहुत हद तक। तो ये क्या करेंगे, भारत और उनको लगेगा कि अरे यार ये सस्ता फोन है, इसकी डिमांड बढ़ेगी, यहाँ मार्केट डिमांड बढ़ेगी, तो जो विदेशी मतलब आयातक या निर्यातक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने आप में सामान को मंगाना। तो भारत को लगा कि अरे यार ये तो सस्ता फोन है, हम इसकी मांग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, ज्यादा करेंगे तो चाइनीज फोन से भारत का मार्केट भर जाएगा, और जो लोकल में इंडिया के फोन उत्पादक जो फोन बनाते हैं यहाँ की कंपनियां, उनकी चीजें नहीं बिक पाएंगी। तो उसने क्या किया, अपने वस्तुओं को पूरे दूसरे देश की मार्केट में बिछा के रख दिया। चाइना ये करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डंपिंग, यानी डंप करा दिया उसने अपना सामान सस्ता करा के। सस्ता करोगे तो लोगों की डिमांड तो बढ़ेगी ना, वो कहेंगे ला 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 और ला ला, बस सस्ता मिल रहा है, चाइनीज क्यों फोन इतना बिकता है इंडिया में, आपने देखा है इस चीज को। तो डंपिंग करा दिया, तो डब्ल्यूटीओ कहता है कि गलत है, ऐसा मत किया करो भाई, अनुचित मानता है। तो वो सदस्य राष्ट्रों से कहता है, अगर कोई राष्ट्र आपके वहां डंपिंग के माध्यम से सामान बेच रहा है, यानी अपने देश के मार्केट के कंपेयर में आपके देश की मार्केट में सामान सस्ता उसने रखा है, तो आप एक काम कर लेना, आपको ऐसा हम अधिकार देते हैं, तो आयातक जो देश है वो सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने की छूट दे देता है, और यह एक प्रकार का एंटी डंपिंग टैक्स है, ठीक है। तो देखो इस परिप्रेक्ष्य में पूरा लिखना, इस पूरा डंपिंग के परिप्रेक्ष्य में, इस परिप्रेक्ष्य में डब्ल्यूटीओ आयातक राष्ट्र को जो सामान मंगा रहा है, ठीक है, जो इंपोर्ट करवा रहा है, आयातक राष्ट्र को काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लिखो इसको, ठीक है, आयातक राष्ट्र को सीवीडी की छूट देता है, ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी की छूट देता है। वो ये कहेगा भाई तेरे देश में सामान बहुत सस्ता बेच रहा है, तो एक काम कर सीवीडी लगा दे इसके ऊपर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होगा बच्चों, उस पर टैक्स लगा देगा वो, ठीक है, यानी एक प्रकार का, इसको लिखो सीवीडी को, एक प्रकार का एंटी डंपिंग टैक्स, यह एक प्रकार का एंटी डंपिंग टैक्स है, यानी उस
सामान के खिलाफ टैक्स लगा दिया उसने, तो उसके सामान को महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो फिर अपने देश में नहीं बेच पाएगा। इतना ही WTO का आपका मेन इसका कार्य है। तो सिंपल सा बात, सदस्य राष्ट्रों के बीच उदारीकृत तो उचित व्यापार स्थिति को सुनिश्चित करता है, मुक्त व्यापार नहीं। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों से कहता है कि प्रशुल्क लगाओ लेकिन गैर प्रशुल्क बाधाओं को मत करो। तीसरा, ये डंपिंग को अनुचित मानता है और सदस्य राष्ट्रों से कहता है कि आप एंटी डंपिंग टैक्स लगा दो। ठीक है, तीनों टर्मिनोलॉजी मैंने समझा दी। अब इसकी मुख्य जो वो है, मतलब अपने आप में इसकी संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, 5वां पॉइंट लिखो, WTO की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी जो इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, 5th लिखो, WTO की महत्वपूर्ण यानी संस्थाएं, यानी WTO की संस्थाएं कौन कौन सी हैं इसके अंदर जो वर्क करते हैं। ठीक है, की संस्थाएं। पहला क्या लिखोगे बच्चों, ए, इसको लिखो मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सबसे इंपोर्टेंट। इसका मुख्यालय लिखा नहीं मैंने WTO का, जेनेवा में है, लिख लेना। इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर जेनेवा में लिख लेना। ठीक है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, उसको आप जेनेवा लिख लेना है। ठीक है, इसका वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन बच्चों WTO का सबसे महत्वपूर्ण निर्णयकारी संस्था है। इसके अभी तक 12 सम्मेलन हो चुके हैं और सिंगापुर में इसका पहला। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, इसमें निर्णयकारी संस्था। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा WTO की निर्णयकारी संस्था कौन सी है, निर्णयकारी संस्था कौन सी है, तो आप क्या बढ़ाओगे, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो अभी तक लिखोगे अब तक 12 मंत्री स्तरीय सम्मेलन, अब तक 12 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, हर 2 वर्ष में एक होता है, लिखो ब्रैकेट में लिखो 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में। अब कभी कभी छूट जाता है, जैसे कोविड की वजह से नहीं हो पाया, किसी और कारण से नहीं हो पाया, वो अलग चीज। ठीक है, लास्ट जो हुआ था 2022 जून में हुआ था, 2022 में इसका सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 2 वर्ष में एक बार होता है। सबसे बड़ी निर्णयकारी संस्था इसकी यही है। इसका पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ था सिंगापुर में 1996 में हुआ था। ठीक है, प्रथम लिखो 1996 में सिंगापुर में, पहला काम आता है इसका सिंगापुर में 1996 में, किसका, WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था बच्चों। ठीक है, अब देखना दूसरा होता है बच्चों इसका सामान्य परिषद, यानी इसको क्या बोलते हैं अपने आप में, जो जनरल काउंसिल होती है। तो पहला लिखो, पहला आपने लिखा WTO की संस्थाएं ए, दूसरा लिखो सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल, सामान्य परिषद। ठीक है, इसको लिखो जनरल काउंसिल। इसमें क्या है बच्चों, ये सामान्य प्रशासनिक कार्य करता है। ठीक है, इसका काम क्या होगा, सामान्य प्रशासनिक कार्य करता है। लिखो इसको सामान्य प्रशासनिक कार्य, सामान्य प्रशासनिक कार्य। अगर कभी ये पूछता है कि WTO की कौन सी संस्था सामान्य प्रशासनिक कार्यों का काम करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना इस चीज को, ये हो जाएगा जनरल परिषद यानी जनरल काउंसिल। तीसरा लिखो विवाद निराकरण निकाय यानी DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, तीसरा लिखो सी, लिखो विवाद निराकरण निकाय यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट मतलब विवाद, यानी अगर कभी क्वेश्चन पूछता है WTO से में कोई अगर विवाद होता है तो उसको निपटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विवाद निकारण, जो अपने निराकरण अपने आप में जो संस्था है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है लास्ट, उसको बोलता है TPRB यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ठीक है, डी लिखो TPRB, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी नाम से ही लग रहा है, इसको हिंदी में लिखो आप व्यापार नीति समीक्षा, मतलब जो होती है यानी ट्रेड, जो भी लिखते हो बॉडी, यानी इसको लिखो व्यापार नीति यानी पॉलिसी, व्यापार नीति समीक्षा जो निकाय है, इसको लिखो व्यापार नीति समीक्षा निकाय। तो ये क्या करेगा बच्चों, सामान्य परिषद ही इसकी भूमिका निभाती है। ठीक है, देखो सामान्य परिषद ही इसकी भूमिका निभाती है, मतलब सामान्य परिषद ही इसकी व्यापार नीति की समीक्षा करती है, इसकी भूमिका निभाती है, इसकी भूमिका निभाती है। ठीक है, यही था बच्चों आपको WTO में पहला पार्ट इसका। ठीक, थोड़ा सा ही क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस था, ये समझाने वाली टॉपिक था, इसीलिए इसमें क्या हुआ, आपको कॉपी में कम लिखना पड़ा, लेकिन इसको समझने वाली चीज जो है इसकी ज्यादा। ठीक है, तो आप इसको ढंग से एक बार तैयार कर लेना, और मुझे लगता नहीं कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत आई होगी। मैंने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर इसको आप लोग को समझा सकूं। ठीक है, तो होपफुली ये जो चीज है आपकी ये समझ आ गई होगी। इसको 1-2 बार अगर आप लोग रिवाइज करोगे तो आपका सही से तैयार हो जाएगा। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।